वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है उसके लिए अभी जो फाइनल है नाम वो नहीं हो पा रहा है। रीज़न इसके पीछे सबसे बड़ा है कि जो कंसेंसस होनी चाहिए बिटवीन आरएसएस और बीजेपी, एक तो वो बहुत बड़ा इशू है। दूसरा ये है कि लिस्ट भी जो है अध्यक्ष पद के नामों को लेकर वो भी अच्छी खासी लंबी है। यानी पर्दे के पीछे जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं अध्यक्ष की पोस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की, ये प्लम पोस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है। तो जेपी नड्डा साहब भी जो हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस वक्त, वही एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट का और कंटिन्यू वही कर रहे हैं। जबकि ये संगठन की इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इसको जो फिल करना है वो भारतीय जनता पार्टी को, मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 साल पहले इसको फिल किया जाना था। लेकिन क्योंकि जो जैसे मैंने कहा कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बड़ी लंबी है, तो इसलिए फैसला नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे एक ऐसा शख्स चाहिए जिसकी आरएसएस की पृष्ठभूमि भी हो और जो हिंदुत्व की राजनीति है, जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, वो माइंडसेट होना चाहिए उस कैंडिडेट का। यानी भारत की जो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो उस जो कैंडिडेट है संभावित, उसके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। तो जो लिस्ट है, पहले मैं वो लिस्ट के नाम बताता हूँ। अभी मनोहर लाल जो खट्टर साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहे हरियाणा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्लोज उनके रिलेशंस हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उनका नाम चर्चा में है, इस वक्त वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके बाद जो पोल स्ट्रेटेजिक्स हैं, धर्मेंद्र प्रधान, बहुत बढ़िया इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, भारतीय जनता पार्टी का प्रूव किया है अपनी वर्थ को, उनका नाम चल रहा है। भूपेंद्र यादव, इनका केस भी सिमिलर है जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान है। ऑर्गेनाइजेशन के स्किल जो हैं और जो संगठन को साथ लेके चलने की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी चाहिए वो धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव दोनों के पास है। और होम मिनिस्टर साहब के ये बहुत क्लोज एसोसिएट्स हैं। इसके अलावा जो है समय समय पे डिफेंस मिनिस्टर सीनियर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, राजनाथ सिंह साहब का नाम भी आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान जो भी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर हैं उनका नाम भी आ रहा है। और लिस्ट और लंबी होगी कि के अन्नामलाई जो है, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे आंध्र प्रदेश के अंदर, माफ़ कीजिए तमिलनाडु के अंदर, उनका नाम भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ से प्रेसिडेंट की पोस्ट से जो है वो उनको एक किस्म से हटा दिया गया है। क्योंकि जो AIDMK का जो पलनास्वामी है उनका प्रेशर था कि अलायंस तभी हो सकता है तमिलनाडु में बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और AIDMK अगर वहाँ से स्टेट की पॉलिटिक्स से जो है वो इंटरफेरेंस कम की अन्नामलाई की। तो के अन्नामलाई साहब का नाम भी इस लिस्ट में है। लेकिन मैं आज के वीडियो के माध्यम से जो नाम आपके सामने उजागर कर रहा हूँ वो है सैयद शाह नवाज हुसैन साहब का। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो फिटेस्ट कैंडिडेट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो में, और जिस तरह से शाह नवाज हुसैन साहब ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम लिख दी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो डेडिकेशन दिखाई है, जो ऑनेस्टी दिखाई है, जो लॉयल्टी दिखाई है, मैं समझता हूं कि उसका मैच और कोई कैंडिडेट भी नहीं कर सकता है। जो त्याग और तपस्या की है शाह नवाज हुसैन साहब ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका मैच दूर दूर तक नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुस्लिम समाज में जो एक पिक्चर पोर्ट्रेट कर दी गई है कांग्रेस और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी, RJD, TMC, तमाम जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है एक बहुत बड़ा तबका, उनके अंदर जो छवि कूट कूट के भर दी गई है अपोजिशन लीडर्स के द्वारा, वो है एंटी मुस्लिम। तो आप समझे कि सैयद शाह नवाज हुसैन साहब जो हैं उनको अपने समाज में भी कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा पर्सनल फ्रंट पे। यानी बहुत से ताने भी उन्होंने सहे होंगे कि आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के लॉयल हो गए। तो उस तरह के शाह नवाज हुसैन को बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो एक रेपुटेशन छवि जो ग्राउंड पे बनी हुई है एंटी मुस्लिम की, एक तो उस पर सुधार आएगा। प्रधानमंत्री साहब समय समय पे कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो मुस्लिम समाज से अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है भारतीय जनता पार्टी का, तो विपक्ष जो है विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री, जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं पाकिस्तान जैसे देश, उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के एसेट रहे हैं शाह नवाज हुसैन। मैं थोड़ा सा इनकी आपको हिस्ट्री बताता हूं, पृष्ठभूमि। 68 बॉर्न है बिहार के अंदर इनकी अर्ली एजुकेशन हुई। कुछ समय इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो दिल्ली से भी ली। 1999 में आप समझें कि पहली बार ये मेंबर पार्लियामेंट बने थे लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, बिहार के किशनगंज से। वाजपेयी साहब की NDA की गवर्नमेंट बनी थी और 1999 में
जो है वो मिनिस्टर बन गए थे भारतीय जनता पार्टी की जो लेड गवर्नमेंट थी वाजपेयी साहब की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्होंने अपनी जिम्मेवारी बेखूबी से निभाई थी 1999 में। और उस वक्त इनकी जो एज थी, ही वॉज जस्ट 31 एंड कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द यंगेस्ट, आई थिंक यंगेस्ट इन मिनिस्ट्री इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे युवा ये जो बने थे जिनकी एंट्री हुई थी दिल्ली के अंदर। उसके बाद 2001 के अंदर जब दोबारा से बनी थी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, पहले 13 दिन चली, फिर 13 महीने, तो 2001 में शाह नवाज हुसैन साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया था। उनकी एज थी 33, द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 33 साल में वो बन गए थे। यानी जो उनके अंदर पोटेंशियल था, जो लॉयल्टी थी टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ आइडियोलॉजी मैच करती थी शाह नवाज हुसैन की, उसको एक्नॉलेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जब सरकार थी तो वाजपेयी साहब ने 2001 में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था टेक्सटाइल का, तो यंगेस्ट थे। उसके बाद 2004 का इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन जो है शाह नवाज हुसैन साहब ने वो लूज़ किया था, हार गए थे, थोड़े से मार्जिन से वो हारे थे। उसके बाद 2006 में बाई इलेक्शन हुआ था भागलपुर में, तो भागलपुर बिहार में जो बाई इलेक्शन था वो जीते थे 2006 में। उसके बाद 2009 के अंदर फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 में फिर से वो भागलपुर से बहुत एक छोटे मार्जिन के साथ हारे थे, और 2014 के बाद वो लोकसभा से दूर हैं। यानी 2014 की हार के बाद जो भागलपुर में मिली थी बहुत छोटे से मार्जिन से, वापसी नहीं हुई है शाह नवाज हुसैन की। लेकिन शाह नवाज हुसैन इंटैक्ट उसी वफादारी से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। कोई भी उनके पास पोस्ट नहीं है, अभी वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, एमएलए नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई भी उस तरह का पोर्टफोलियो नहीं है, सिर्फ नेशनल स्पोक्स पर्सन है। लेकिन कभी भी उन्होंने सार्वजनिक मंच पे या प्राइवेटली कभी भी ये इजहार नहीं किया कि मैं 31 साल में कैबिनेट मिनिस्टर बन गया था और अभी मुझे पिछले लगभग 10 साल से साइडलाइन किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो अपना प्रेसिडेंट चाहिए नेशनल का, वो इसी कद्दावर शक्ल का लीडर चाहिए जिसने कभी भी मांगा ना हो अपने अकाउंट से, भारतीय जनता पार्टी के टॉप ब्रास से, लेकिन वफादार वो उसी तरह रहे, इंटैक्ट वो वही उसी तरह रहे, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड फैक्ट्स। जो मैंने बताया कि मुस्लिम समाज के अंदर जो है उनको किस तरह से इग्नोर किया गया है और किया जाता होगा पर्सनल फ्रंट पे, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई भी इफ और बट किंतु परंतु नहीं किया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 के अंदर जब नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी बिहार के अंदर, चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू थे, तो 2021 में एमएलसी बना दिया गया था शाह नवाज हुसैन को, और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर बने थे, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर बने थे बिहार के अंदर। बड़े छोटे समय के लिए उनको मौका मिला, क्योंकि फिर से उस दौरान जो है वो नीतीश बाबू ने पलटी मार ली थी, वो आरजेडी के साथ चले गए थे। तो वो जो छोटा सा टेन्योर था बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर का, उसके अंदर बहुत बेखूबी से उन्होंने उस छोटे टेन्योर में बिहार के खुशहाली के लिए काम किया। बाहर से जो इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल भी और जो दूसरी स्टेट से रिलेटेड इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए शाह नवाज हुसैन वो छोटे से टेन्योर में। और कभी भी उन्होंने इस तरह का महसूस भी नहीं होने दिया कभी भी सार्वजनिक मंच में, जैसे मैंने आपको बताया, विद इन द पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, किसी भी मंच पे, कि वो 31 साल में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे और फिर एमएलसी और फिर नीतीश बाबू की मिनिस्ट्री के अंदर उनको मिनिस्टर बनाया गया। यानी उनका जो कद है, उन्होंने अपने कद के छोटा होने की कभी भी कोई परवाह नहीं करी और कभी भी वो एनॉयड नहीं। आज बिहार के अंदर अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव ड्यू है, और लगातार फील्ड के अंदर, क्योंकि जो होम स्टेट है, जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार ही रहा है शाह नवाज हुसैन साहब का, वो लगातार फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं बिहार के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी को जो अपना नेशनल प्रेसिडेंट चाहिए वो इसी तरह का चाहिए कि जो पर्दे के पीछे रह के संगठन को मजबूत करे, बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली ना हो, और पार्टी की जो लाइन है उससे कभी भी उसकी जुदा लाइन नहीं होनी चाहिए। ये 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने नेशनल प्रेसिडेंट में ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का कैंडिडेट चाहिए, जैसे मैंने बताया, कि जिसकी आइडियोलॉजी जो है और थॉट प्रोसेस वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच करता हो, जिसकी लॉयल्टी को ऑलरेडी चेक किया गया हो पहले ही। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल है और जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल हैं, उसका एक कम्बिनेशन चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब शाह नवाज हुसैन 31 साल में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे, उसके पहले स्टेट मिनिस्टर रहे, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल हैं कि किस तरह से प्रशासन को चलाना है, वो बखूबी से जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के स्किल भी उनके पास हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रेसिडेंट के लिए, वो चाहिए कि मीडिया के साथ उस तरह सा इंटरेक्शन, संवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कभी भी आप देखें लीक नहीं होते।
चाहे हरियाणा में चीफ मिनिस्टर हो, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह के चेहरे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिनका दूर दूर तक नाम नहीं था और उनका नाम लीक भी नहीं हुआ। तो बीजेपी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की टॉप पोस्ट के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए इंडिविजुअल के अंदर, वो पूरी तरह से मुकम्मल करते हैं सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो बेनिफिट होगा, जैसे मैंने बताया बिहार के अंदर इलेक्शन है, बिहार के अंदर जो मुस्लिम यादव जो एक माई का कॉम्बिनेशन तैयार किया है आरजेडी के अंदर, अगर भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन के नाम को आगे करती है तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा की 8 से 10 सीटों पे इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है शाहनवाज हुसैन का, और विधानसभा की 50 जो असेंबली सीट्स हैं आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि उसमें बेनिफिट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा बिहार में। बिहार के अलावा जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं बिहार के साथ जुड़ी हुई, जिसमें वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, इन दोनों स्टेट्स के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा अगर मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन साहब को बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट। इसके अलावा महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बहुत बड़ा एसेट रहेंगे शाहनवाज हुसैन अगर उनको टॉप पोस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको फाइनल किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी तमाम नाम बताए, जैसे राजनाथ सिंह हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अन्नामलाई, मैं समझता हूं कि किसी भी लेवल पे अगर लॉयल्टी को चेक आप कर लो, आइडियोलॉजी मैच को चेक कर लो, संगठन की जो क्षमता है उसको, एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता को, बड़े बड़े डिसीजंस को बाहर कभी भी लीक कर ना किया जाए, उस पैरामीटर को देखते हुए मैं समझता हूं कि दौड़ में सबसे मजबूत कैंडिडेट सिद्ध हो सकते हैं शाहनवाज हुसैन। और जो मुस्लिम समाज है जिसके अंदर दूरियां बढ़ती जा रही हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेके, और भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ सीरियस प्रयास भी कर रही है, जैसे वक्फ बोर्ड में सुधार का है, और दूसरे जो मुस्लिम समाज में जिस तरह से अभी बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, उसको लेके जैसे प्रधानमंत्री साहब का विजन है कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो ये सारी की सारी जो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के सपने हैं, वो सपने जो हैं वो धरातल पे, प्रैक्टिकल तौर पे उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बनते हैं शाहनवाज हुसैन। तो जैसे मैंने शाहनवाज हुसैन की जर्नी के बारे में बताया और जिस तरह की उनकी कमिटमेंट है, आप फील्ड के अंदर कभी भी देखें, हमेशा जो है वो धूप छांव की परवाह किए बिना ना कभी थके हैं और ना कभी हारे हैं, क्योंकि शाहनवाज हुसैन के अल्टीमेट जो मेंटर हैं राजनीति के अंदर, पॉलिटिकल गुरु, वो कहीं ना कहीं हम सबके जो लाडले प्रधानमंत्री रहे हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और वाजपेयी जी ने जो बॉम्बे में अपनी काडर को, जब भाजपा डाउन एंड आउट थी, लोकसभा के अंदर मात्र 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लगी थी, तो उस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी को बूस्ट करने के लिए जो एक नारा दिया था कि उजाला छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को 2 से आगे खड़ा कर दिया है 300 पार, ये एफर्ट थे वाजपेयी साहब के। और वाजपेयी साहब का जो सपना था, वाजपेयी साहब की जो टीचिंग्स थी, वाजपेयी साहब के जो स्किल्स थे, भाषण की कला थी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेके, मैन पावर को लेके, अगर आप डाउन आउट हैं तब भी साथ लेके चलने की जो क्षमता है, यानी एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, अ लीडर इज होम कैन स्टैंड ऑन द फेंस एंड मेक इट फील फॉर अदर्स लाइक इट्स अ प्लेटफॉर्म। तो ये जो स्टैंडिंग थी, ये जो फिलॉसफी थी वाजपेयी साहब की, उस फिलॉसफी को मैं समझता हूँ एक सूत्रधार, एक गुरु चेले की भांति जो है वो पूरा करने की सारी क्षमता रखते हैं शाहनवाज हुसैन। और शाहनवाज हुसैन अगर बनते हैं भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें विचार सागर मंथन करती है, और उनको करना चाहिए, क्योंकि एक इस तरह का शख्स जिसने सभी ऑड्स को देखते हुए, पॉलिटिकल फ्रंट के ऑड मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से वो साइड लाइन है सिंस लास्ट 10 ईयर्स, उसकी परवाह उन्होंने नहीं की। और अपने समाज के लोगों को भी जो उन्होंने ताने खाए होंगे आज शाहनवाज हुसैन ने, जिस तरह से गैप है बिटवीन मुस्लिम समाज एंड भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरह से वो इंटैक्ट खड़े हुए, मैं समझता हूँ सल्यूट है सैयद शाहनवाज हुसैन को। और भारतीय जनता पार्टी को विदाउट एनी डिले, आरएसएस को विदाउट एनी डिले नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है उसकी घोषणा करनी चाहिए, और घोषणा जल्द करनी चाहिए शाहनवाज हुसैन की। इससे जो सीधा का सीधा फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी फिलहाल बिहार में मिलेगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो छवि बनेगी थ्रू शाहनवाज हुसैन, वो मुस्लिम समाज के अंदर जो दूरियां हैं भारतीय जनता पार्टी को लेके, वो दूरियां भी बहुत हद तक जो है वो कम होगी। और भारत की जो रेपुटेशन है वो बाहर, देश के बाहर तमाम इस तरह के लीडर्स देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, जो हमको यूएनओ के अंदर भी घेरते हैं
कि यहाँ पे मुस्लिम समाज को जो है उसके बड़ा भेदभाव किया जाता है, सेकंड दर्जे का सिटीज़न है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो लगाम लगेगी। तो आज के अंक में इतना, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब खैर।